मंजिला मकान में आग लगने की खबर है। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, 3 मंजिला मकान में भीषण आग लगी हुई है, ये खबर मिल रही है। जानकारी के मुताबिक आग लगने से मौके पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल भी बन गया और हादसे में 3 युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी है। स्थानीय लोगों ने इमरजेंसी एग्जिट की मांग की है। कृष्णापुरी इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये उस बिल्डिंग की तस्वीर है। 3 मंजिला मकान में देखिए, ये अचानक से आग लगी। आग लगने के पीछे के कारण क्या है, अभी इसकी जांच की जा रही है। लेकिन जैसे ही आग लगी, मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के मुताबिक 3 युवक इसमें गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और सभी घायलों को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। यही सब पूछना है हमारे। जिला प्रशासन इस पर सख्ती से काम ले, ताकि और बिजली का शॉर्ट सर्किट से आग लगा। ऊपर का सेटिंग कर रहा था और नीचे पुस्तकालय खोला था और उस पुस्तकालय में बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन एक बच्चे को घाटा नहीं हुआ, क्षति नहीं हुआ। घटना लगता है लेबर के कारण या शॉर्ट सर्किट से हुआ है। जब आग लग गया तो 2-3 आदमी कूद गया। अच्छा, मतलब जो लोग काम कर रहे थे? हाँ, जो काम कर रहा था और घर वाला का बेटा भी कूदा है। अच्छा, वो भी घायल है, जिसको अस्पताल भेजा गया है। इस बार में सब बहुत लोग अपना फोन किया जैसे तैसे फायर ब्रिगेड को, थाना को, सब तो आई गया, लेकिन वहाँ गाड़ी घुस नहीं रहा, जिसके चलते कंट्रोल नहीं हो पाया। और न्यूज 18 संवाददाता सुशांत सोनी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, 3 घायलों की क्या हालत फिलहाल बताई जा रही है और जो लोग अब प्रदर्शन कर रहे थे, एग्जिट की इमरजेंसी एग्जिट की मांग कर रहे थे, उसे लेकर क्या अपडेट? जी, आपको बता दें कि ये जो आगजनी की घटना है वो शहर के इधर कृष्णापुरी कॉलोनी स्थित घटी है, जहां पर बताया जाता है कि 3 मंजिला मकान है, ऊपर में आग लगता है, 3 लोग फंस जाते हैं। हालांकि वो नीचे उतरने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जब तक एक मंजिला वो नीचे उतर पाते उससे पूर्व ही वो गिरने के बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि उनका अगर स्थिति करें तो फिलहाल सामान्य बताई जा रही है, लेकिन गंभीर क्षति आई। वही दूसरी तरफ बात करें तो बड़े कान है जहां पर इमरजेंसी द्वार नहीं, यानी अगर इस बड़े हादसे हो जाते हैं तो ऐसे में लोगों ने मांग किया है कि जिला प्रशासन जांच करे। इसकी जो है वो द्वार खुलवाने की बात जो है आम लोगों से भी कही जा रही है। जी ठीक है सुशांत, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते आगे और अब बात घाटशिला उपचुनाव की करेंगे। उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार भले ही थम गया हो, लेकिन सियासी बयानबाजी का दौर अभी भी जारी है। घाटशिला उपचुनाव के प्रचार के अंतिम दिन पूर्व सीएम चंपाई सोरेन मीडिया के सामने रोते हुए नजर आए। अब इसको लेकर सियासत ने तूल पकड़ लिया है। बीजेपी ने इसे आदिवासी अस्मिता को ठेस करार देते हुए कहा कि जनता इस अपमान का बदला जरूर लेगी। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए चंपाई सोरेन को खुद ही उनकी हालत के लिए जिम्मेदार बताया है। तो वहीं जेएमएम ने चंपाई सोरेन के आंसू को स्क्रिप्टेड आंसू बता दिया है। मुख्यमंत्री जी ने भाषा की मर्यादा तोड़ दी, और भाषा की मर्यादा तो साइकोलॉजिस्ट जॉन और मिलर कहते हैं तभी टूटती है जब आदमी हताश और निराशा में होता है। तो घाटशिला में जो कुछ भी हुआ, सारी मर्यादाएं तोड़ दी। बैल कहना एक आदिवासी के बेटे को, मुझे लगता है घोर अपमान था, और जनता वोट की चोट से इसका बदला लेगी। चंपाई सोरेन जी को कोई और किसी ने अपमानित नहीं किया। चंपाई सोरेन जी स्वयं अपने आप को अपमानित करने का काम किया है। चंपाई सोरेन जी संघर्षों के उपज थे, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए अपने उन दिनों को भी उन्होंने भुलवा दिया, जो उन्होंने गुरुजी के संघर्षों को याद नहीं रख पाया। तो अपमानित स्वयं चंपाई सोरेन जी ने अपने आप को किया है। चंपाई सोरेन जी को किसी ने अपमानित नहीं किया है। देखिए, चंपाई सोरेन के आंसू भाजपा के द्वारा स्क्रिप्टेड आंसू है, उनके द्वारा नरेटेड आंसू है। चंपाई सोरेन जी को उस वक्त रोना चाहिए था जब उन्होंने कोल्हान के लोगों के पीठ में खंजर भोंका था, जब उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के पीठ में खंजर भोंका था, जब उन्होंने हेमंत सोरेन जी को धोखा दिया था, जिन्होंने उनको सबसे बड़ा पद मुख्यमंत्री का दिया, तब उनके आंसू नहीं निकले। वो उन्होंने गुरुजी का जब देहांत हुआ तो वो मिलने तक नहीं गए, तब उनके आंसू नहीं निकले। ये ढोंग है, और इस ढोंग का जवाब घाटशिला की जनता देने जा रही। और अब आप वो बयान भी सुन लीजिए जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और इस दौरान चंपाई सोरेन फूट फूट कर रोते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनाकर खून के आंसू रुलाया गया।
तो आपको वो बयान भी हम सुनाएंगे और आपको बता दें कि चंपाई सोरेन के इसी बयान पर अभी झारखंड का सियासी पारा हाई हो गया है। उस दिन हमारा रोया, हम इस अपमान हमको किया। मेरा एक सीएम का कार्यक्रम को आप होल्ड कीजिएगा, नहीं तो अगर दिल में हमारा पाप रहता तो हम तो रिजन नहीं करता, विपक्ष का कहता कि हमको समर्थन करो, लेकिन हमने नहीं किया। इसे एक वर्ष रीजन बोला, हम तुरंत सिग्नेचर कर दिया, चिट्ठी पहले ही मना हुआ था। लेकिन वो आदमी को आज इन लोग पहल बोलेगा, वो आदमी लोग आज हमको विश्वासघात कहेगा। जो ये प्रवक्ता हमको गद्दार कहता है, उनका खतियान कहाँ पर है? जो प्रेस का प्रवक्ता है किस जगह से आया? हम जैसा एक ईमानदार योद्धा को आज गद्दार कहा है। हम उस दिन हम रोया है और उस दिन याद करता था। आप आंसू आज नहीं हम रोक पा रहे हैं। और देखिए, घाटशिला उपचुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। कल 13 प्रत्याशियों की किस्मत पर 300 बूथ में घाटशिला की जनता मतदान करेगी, जहां आज सभी मतदान कर्मियों को ईवीएम के साथ घाटशिला बूथ पर रवाना किया गया है। कई मॉडल बूथ बनाए गए हैं, वहीं 3 पिंक बूथ बनाए गए हैं। विकलांग और बुजुर्ग मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने 51 गाड़ी की व्यवस्था की है। गाड़ी के माध्यम से वोटर्स को बूथ तक पहुंचाया जाएगा। मटीरियल और ईवीएम वीवीपैट सभी ने ले लिया है और सबकी जांच चल रही है और बहुत जल्दी ही सभी अपने अपने पोलिंग स्टेशन के लिए डिस्पैच हो जाएंगे। अभी हमने सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स की ब्रीफिंग भी कंप्लीट कर ली है, साथ ही माइक्रो ऑब्जर्वर्स की ब्रीफिंग भी ऑब्जर्वर मैम ने कर ली है और सभी जो तैयारियां हैं चुनाव के लिए, एक मतदान के लिए, फ्री फेयर और पीसफुल मतदान के लिए, वो पूर्ण कर ली गई है। तो सभी घाटशिला निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं से हमारी यही अपील है कि भारी संख्या में कल अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करें। निष्पक्ष और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हम लोग को बाहर से 10 बटालियन सीएपीएफ की मिली है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की मिली है। इसके अलावा भी मुख्यालय से फोर्सेस मिली है, जिसको सभी जो पोलिंग बूथ्स हैं उनकी सेंसिटिविटी का असेसमेंट करके सेंसिटिविटी के अनुसार फोर्सेस को लगाया गया है। यहाँ पर आज डिस्पैच का कार्यक्रम चल रहा है और सभी पोलिंग पार्टीज के साथ फोर्सेस दी गई हैं जो सुरक्षित उनको यहाँ से डिस्पैच सेंटर से उनके पोलिंग बूथ पर ले जाएगी और उसके बाद आज रात ये लोग पोलिंग बूथ पर ही स्टे करेंगे और कल फिर शांतिपूर्वक तरीके से इलेक्शन करा के इनको वापस यहीं पर रिसीविंग सेंटर में कोऑपरेटिव कॉलेज में लेके आया जाएगा। तो घाटशिला उपचुनाव अपने अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच रहा है। ऐसे में जीत के दावों से हटकर सियासी समीकरण को समझना भी बेहद जरूरी है। इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। घाटशिला उपचुनाव का प्रचार का शोर अब थम चुका है। ऐसे में जीत के दावों से अलग हटकर जीत के समीकरण को समझना बेहद जरूरी है। जेएमएम को दिवंगत रामदास सोरेन की विरासत और स्टार प्रचार की बदौलत दोगुनी मार्जिन से जीत की उम्मीद है। नवंबर 2024 विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो बीजेपी उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन को 75,910 वोट मिले थे और 22,446 मतों के अंतर से हार मिली थी। ऐसे में बीजेपी के सामने इसी हार के अंतर को पाटने की चुनौती है। घाटशिला सीट जो है जेएमएम के ही पास थी और उसी के पास रह जाएगी। मार्जिन कितना होगा ये तो पोलिंग कैसे हो रहा है और किस सेक्टर में कैसी पोलिंग हो रही है उस पर निर्भर करेगा। सारे लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और इसी के लिए समीकरण बना है और उस समीकरण के आधार पर ही हम दावा कर रहे हैं कि हम लोग इस बार भारी बहुमत से जीतेंगे। ये समझना जरूरी है कि विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले रामदास सोरेन को 98,356 वोट मिले थे। ऐसे में जेएमएम के सामने उसी जीत को दोहराने की चुनौती है और इसको लेकर एक रणनीति के तहत बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन पर निशाना साधा जा रहा है। और ये चुनाव तो हम दुगनी मार्जिन से जीतने जा रहे हैं क्योंकि हेमंत सोरेन जी ने कमान संभाली है, कल्पना सोरेन जी मैदान में है और जिसको झारखंड मुक्ति मोर्चा ने टाइगर बनाने का काम किया था वो अब बैल बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी तो इस प्रयास में है कि जो इतनी बड़ी मार्जिन है उसको किसी तरह से कम किया जाए। ये राज्य की जनता महागठबंधन सरकार को अपना पूर्ण आशीर्वाद और समर्थन देगी। कुल मिलाकर 14 नवंबर का इंतजार सभी को है, जब विधानसभा में कौन सा चेहरा पहुंचेगा वो साफ हो जाएगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची।
और इसी बीच आपको रांची से बड़ी खबर बताते हैं, जहां निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई की खबर है। 4 जनवरी 2024 की याचिका पर सुनवाई हुई है और आदेश के संबंध में अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई है। राज्य सरकार ने 3 महीने का समय मांगा है और अगली सुनवाई में तारीख बताने का आदेश भी है। 24 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको राज्य से बता रहे हैं। फाइनली राज्य सरकार की ओर से सारे अनुशंसा चुनाव आयोग को कर दिए गए हैं। इससे संबंधित दस्तावेज भी हैंडओवर कर दिए गए हैं। इसीलिए माननीय न्यायालय ने राज्य निर्वाचन आयोग से कहा है कि अगली तिथि को आप अधिसूचना के साथ न्यायालय को अपडेट करें। इस पर राज्य निर्वाचन आयोग के तरफ से एक बात बताई गई कि उन्हें आरक्षण से संबंधित कुछ स्पेसिफिक जो इंस्ट्रक्शंस हैं राज्य सरकार के तरफ से अभी भी सुपुर्द नहीं किए गए हैं। इस पे महाधिवक्ता ने यह इंश्योर किया कि विदिन अ वीक वो सारे दस्तावेज भी, वो सारे निर्णय भी राज्य निर्वाचन आयोग को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो इसीलिए अगली तिथि को निर्धारित की गई है। अगली तिथि में राज्य निर्वाचन आयोग के तरफ से अधिसूचना जारी कर बताई जाएगी और न्यायालय को ये अपडेट कराया जाएगा कि कितने दिनों में वो चुनाव संपन्न करवा लेंगे। और देखिए 15 नवंबर 2025 को झारखंड 25 वर्ष का होने जा रहा है। ऐसे में स्थापना दिवस को लेकर रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में तैयारियां जोरों से चल रही है। मोरहाबादी मैदान में एक तरफ भव्य स्टेज का निर्माण किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर एग्जीबिशन और कल्चरल कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान 15 और 16 नवंबर को कार्यक्रम स्थल पर 40 से 50 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों को तमाम जरूरी निर्देश भी दे दिए गए हैं। 15 नवंबर 2025 को झारखंड 25 वर्ष का जिम्मेदार राज्य बनने जा रहा है। जिम्मेदारी अब तक कितनी निभाई, राज्य के जनता का कितना कल्याण हुआ, उसकी परख जनता करेगी। लेकिन बता दें कि राज्य स्थापना दिवस को लेकर जो कार्यक्रम रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में होने जा रहा है, उसकी शानदार तैयारी है। रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में जहां हर साल स्थापना दिवस का जो कार्यक्रम होता है वहीं से करने की तैयारी है, लेकिन इस बार आपको आयोजन स्थल पर बहुत कुछ नया नजर आएगा। जो आप देख रहे हैं ये मुख्य कार्यक्रम स्थल है, जहां मुख्य स्टेज होगा। यहीं पर तमाम जो नेता हैं, चूँकि इस दौरान जो है आपको स्थापना दिवस पर आपको राज्यपाल भी आते हैं, मुख्यमंत्री भी आते हैं, तमाम कैबिनेट के मिनिस्टर आते हैं, तमाम लोग आते हैं। तो मुख्य जो स्टेज होगा वो उनके लिए होगा। लेकिन आप देखें कि मोरहाबादी मैदान में एक तरफ एग्जीबिशन के लिए जो प्रदर्शनी राज्य की कला, सभ्यता, संस्कृति, तमाम चीज़ों को जाहिर करते हुए जो प्रदर्शनी है वो एक तरफ लगाई जाएगी। लेकिन 25 वर्ष के झारखंड को किस तरीके से झारखंड आगे बढ़ा, विकास की यात्रा कैसी रही, तमाम चीज़ों को राज्य स्थापना दिवस पर दिखाने की कोशिश होगी। और उसकी शानदार तैयारी यानी 15 और 16 नवंबर को जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसकी शानदार तैयारी जो है रांची के मोरहाबादी मैदान में चल रही है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो वहीं झारखंड की सिल्वर जुबली से पहले राजनीतिक बयानबाजी भी काफी तेज हो गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राज्य में अपेक्षित विकास नहीं हुआ और हाल के साल में प्रगति रुकी है। वहीं कांग्रेस से पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी शासन ने राज्य को नुकसान पहुंचाया। साथ ही जेएमएम ने लगातार विकास योजनाएं लागू करने का दावा किया है। सरकारें जब काम करना शुरू करती थी तो नई सरकार आ जाती थी। इधर झारखंड ने हमारे 2014 से 19 के बीच में विकास की लंबी छलांग लगाई, लेकिन फिर से 6 वर्षों में वो एक तरीके से स्टैग्नेशन हो गया है विकास में। राज्य को भारतीय जनता पार्टी ने पंगु बना करके रख दिया था। इतने संसाधनों के बावजूद इस राज्य में हाथी उड़ा दिया। राज्य की गाढ़ी कमाई को मंत्रियों के तिजोरी में समेटवा दिया और 6 साल के विकास पर प्रश्न खड़ा कर रही है। एक भी इनके शासनकाल का भ्रष्टाचार का यह आलम था। भारतीय जनता पार्टी को झारखंड का विकास कभी रास नहीं आता है। आज झारखंड 25 साल का होने जा रहा है और लगातार सरकार जो है सौगात दे रही है अपने लोगों को, अपने लोगों के लिए विकास योजनाएं लाने का काम कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में नहीं है कि ये झारखंड के लोगों का विकास देख पाए। खबर आपको धनबाद से बताते हैं, जहां पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड में आरोपी झरिया विधायक को 27 अगस्त को कोर्ट से रिहा कर दिया गया था, जिसके बाद वो पहली बार मीडिया के सामने आए और इस दौरान संजीव सिंह ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा
मेरे भाई की हत्या में मेरा नाम आना मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। हम दोनों एक दूसरे से बेहद करीब थे, ऐसे में ये मेरी सोच से परे था। बता दें कि पूर्व डिप्टी मेयर और कांग्रेस नेता नीरज सिंह सहित 4 लोग की 2017 में हत्या हुई थी, जिसका तत्कालीन झरिया विधायक और भाई संजीव सिंह पर ही आरोप लगा था। जीवन भर मेरे अंदर में ये पीड़ा रह जाएगी कि मेरे ऊपर ये आरोप क्यों लगा, जीवन भर, क्योंकि नीरज जी के साथ मेरा हम सभी भाइयों का बचपन बीता है। हम लोग, क्योंकि ये घटना सबसे बड़ी बात है कि ये सूरजदेव सिंह के परिवार में ये घटना थी और ये चिंता का विषय था उस समय के लिए, लेकिन मेरे लिए पीड़ा तब और ज्यादा गहरा हो गया और ये आजीवन रहेगा कि ये आरोप मुझ पर क्यों लगा। पूरे पूर्वांचल के परिवार मेरे साथ खड़े रहे और इसका परिणाम है कि आज विधायक के रूप में हम खड़े रहे। तो आज हम हमारे विधायक जी दिल से धन्यवाद दे रहे हैं और आज विशेष करके आप सबको यहाँ बुलाना, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद घर वापसी हुआ है। और यार